गोवा से मुंबई लौटे क्रूज पर छापेमारी के बाद एनसीबी को एक बड़ी और कामयाबी मिली है, जिसमें एनसीबी ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से काफी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया गया है। आपको बता दें कि शनिवार हुई कार्रवाई के दौरान मुंबई एनसीबी को करीब 8 लोगों की गिरफ्तारी के साथ करोड़ों की ड्रग्स बरामद की थी। इस दौरान लगातार जिस तरह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ में तमाम सोशल मीडिया के जरिए जो चैट्स बरामद हुए, उसमें तमाम बड़े आम खुलासे भी देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इंटरनेशनल रैकेट का जो है नेक्सस का खुलासा हुआ, जिसमें जानकारी मिली है कि शाहरुख खान के बेटे का जो है नेक्सस कहीं न कहीं इंटरनेशनल स्तर पे जुड़ा हुआ था। इस दौरान चैट से यह भी खुलासा हुआ कि वह लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स डीलरों से बात करते हुए नजर आए और पैसों के लेन देन के मॉडल्स के तौर पर बात करते हुए दिखाई दिए। इसी आधार पर मुंबई के एनसीबी ने एक बार फिर से जुहू इलाके में एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है अब्दुल कादिर खान। अब्दुल कादिर खान के पास से भी ड्रग्स बरामद किया गया है। जानकारी यह मिली कि है अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान और अब्दुल कादिर खान की दोस्ती थी। यह तीनों मिलकर जो है कहीं न कहीं क्रूज पर ड्रग्स मुहैया करवाने का काम करते थे। फिलहाल जानकारी यह भी मिली है कि अब्दुल खान ही वो शख्स है जिसने क्रूज पर करीब 25 लोगों को ड्रग्स मुहैया करवाई थी। लिहाजा मुंबई एनसीबी की लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी दोनों जारी है। ऐसे में माना जा रहा है आने वाले समय में शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। फिलहाल एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। जनपद के हाटा तहसील क्षेत्र का यह छोटी गंडक नदी के किनारे का जगह है, जो यह सिकटिया गणेरी पट्टी के नाम से जाना जाता है। यह गांव छोटी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वहीं गंडक नदी के किनारे अवैध रूप से, और जो छोटी गंडक नदी है उसमें अवैध रूप से बालू खनन का कारोबार बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो वहीं जिम्मेदार खनन अधिकारी को जब फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ। तो वही जिम्मेदार तहसील के अधिकारियों को फोन मिलाया गया तो उनकी भी मोबाइल व्यस्त गई। तो वहीं जिन अधिकारियों के कंधे पर या अवैध खनन का कारोबार रोकने का जिम्मा है, उनको जानकारी ही नहीं है कि यहाँ अवैध खनन, बालू का खनन हो रहा है। तो वहीं इस नदी के किनारे दर्जनों जगह अवैध रूप से रोजाना 2 दर्जन से अधिक टाली ट्रैक्टरों से खनन होकर नाव जो लगी हुई है नदी में, उससे खनन होता है और अवैध कारोबार बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हुए हैं। इस अवैध खनन के वजह से नदी का जलस्तर बिल्कुल नीचे जा रहा है। इस वजह से इस क्षेत्र की जो जमीनें हैं वह ऊसर और बंजर होती जा रही हैं। वह दिन दूर नहीं कि जब यह नदी के किनारे की जमीनें पूरी तरह बंजर होकर बेजार हो जाएगी। लेकिन इन अधिकारियों के ऊपर, काम के ऊपर यूं तक नहीं रेंग रहा है। अब देखना यह है कि ये अधिकारी अवैध बालू खनन पर अंकुश लगाते हैं या इसी तरह अनवरत यह अवैध बालू खनन का कारोबार चलता रहता है। कैमरामैन ईश्वरचंद के साथ गोविंद पटेल, एएनबी न्यूज, कुशीनगर। जैसे कि हम बात कर लें जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज में आज स्वास्थ्य कर्मी महिला की हालत तनाव के कारण बिगड़ गई, जिस कारण उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। और वहीं जब हमने मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों से बात की तो उन्होंने बताया कि लगातार प्रधानाचार्य की ओर से हमारे ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा हो, शारीरिक दबाव भी बनाया जा रहा है, जिस वजह से उस महिला की हालत बिगड़ गई है। वहीं मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम लगातार इस विषय पर जांच कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। एक बायोकेमिस्ट प्रियंका जी हैं यहाँ पे, उनका स्वास्थ्य एकदम गड़बड़ हो गया था, पता लगा, हम लोग वही देखने आए थे। उनका इस समय स्वास्थ्य उनका स्थिर है, ठीक है, इलाज चल रहा है। क्या निकल के आया, किस वजह से सुनने में आ रहा है कि
कई बार नहीं, अभी कोई बात मतलब जो है अभी सड़क नहीं कुछ निकल गया है, जांच की जाएगी, जांच में जो पाया जाएगा आप लोगों को बताएंगे। मेडिकल कॉलेज के उच्च अधिकारियों का उत्पीड़न का आरोप है उनका। तो अभी जो भी है अभी बोलने में जो बोल पाएगी उसका बयान मान लेकर के कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। एनबी न्यूज मयंक राजपूत जालौन। कोतवाली परिसर देवरिया में आज पीस कमेटी की बैठक हो रही है। इस पीस कमेटी की बैठक का मुख्य मुद्दा है आगामी दुर्गा पूजा समारोह। इसमें एक दिन बाद यहाँ पे नवरात्र शुरू होगा। आयोजक मंडलों को बुलाया गया है जो यहाँ मूर्ति स्थापना करेंगे, दुर्गा प्रतिमाएं रखेंगे। सीधे तौर से यहाँ क्षेत्राधिकारी श्रेष्ठ त्रिपाठी और कोतवाल नवीन सिंह और नायब तहसीलदार द्वारा कहा जा रहा है आयोजक मंडल से कि अपने आयोजक मंडल को शांतिपूर्वक आप रख करके और हर आयोजन का पूर्ण कराएं, जिससे कि कहीं विवाद न हो और कोई भी दिक्कत न आए। सौहार्द के साथ त्यौहार मनाएं। आयोजक मंडलों के लिए यहाँ पे सिटी द्वारा कहा गया है कि आप लोग अपने पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, कोविड-19 का पालन करें और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा देखें, जिससे कि वहाँ पर कोई दिक्कत न हो और कोई विशेष दिक्कत आने पर आप पुलिस को तत्काल सूचना दें। पुलिस आपके साथ है। वहीं पर देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन की तरफ से पीस कमेटी में जो जिम्मेदार विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका और बिजली विभाग, इनके कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। जो मुख्य समस्या होगी वो यही होगी कि बरसात के बाद सड़कें टूटी हैं, पानी लगा है अनेकों जगह पे जहाँ पे दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इनके विभाग के अधिकारी नहीं आए हैं, जल निगम के अधिकारी नहीं आए हैं। लोगों को समय से पानी चाहिए नवरात्र व्रत में। इनके लिए निर्देशन के लिए जिला अधिकारी ने सूची मंगाई है और सीधा तौर से सबको निर्देश किया गया है कि हर विभाग अलर्ट पर रहें और त्यौहार में किसी को किसी तरह की असुविधा न हो। यहाँ पे सदर कोतवाल नवीन सिंह ने सभी लोगों से आग्रह किया, अपील किया कि आप लोग त्यौहार को शानदार तरीके से मनाएं और सौहार्द बनाएं। कोई भी उत्पात हो, कोई दिक्कत हो तो आप सीधे हम लोगों को सूचित करें। मोबाइल नंबर सबको नोट कराएं और तुरंत आपकी सुविधा अनुसार सहयोग की जाएगी और अराजक तत्वों से सख्ती के साथ पुलिस निपटेगी। मेले जो लगेंगे, मेले में भी अराजक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। पुलिस का सीधा चेताया गया है आज। तो हम बता दें कि यह त्यौहार को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है, प्रशासन अलर्ट पे है। जिला अधिकारी जहां पूरी सूची मंगा करके और सभी विभाग को अलर्ट पर रखे हैं, वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपत मिश्रा सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक करा रहे हैं और सभी जगह शांतिपूर्वक दुर्गा पंडालों में प्रतिमा स्थापित करने के लिए निर्देश दे रहे हैं और सभी क्षेत्रों में सौहार्द का संदेश दे रहे हैं, जिससे कि त्यौहार की शालीनता और परंपरा कायम रखी जा सके। तो यहाँ का जो भी माहौल है आज देवरिया जिले का हम बता रहे हैं, जहाँ पे पूरी तरह से सौहार्द को कायम रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक हो रही है, संपन्न हो रही है। सैकड़ों आयोजक यहाँ पर आए हैं जो प्रतिमा स्थापित करेंगे। वो अपनी समस्या प्रशासन के सामने रख रहे हैं। यहाँ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पे है। अब एक दिन बाद मात्र नवरात्र शुरू होने वाला है। पूरा प्रशासन अपनी व्यवस्था तैयार कर चुका है। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। थाना बिजनौर के नगीना रोड पर ग्राम पेदी में जब एक अज्ञात युवक का पेड़ से लटका हुआ शव ग्राम वालों ने देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई तथा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बड़ी बामुशक्कत उसको शव को नीचे उतारा और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है पर शव की शनाख्त नहीं हो पाई है। एनबी न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। किसानों ने एआरटीओ कार्यालय पर काटा जमकर हंगामा। एआरटीओ द्वारा किसानों का चालान काटने से नाराज किसानों ने एआरटीओ कार्यालय पहुंचे और जमकर धरना प्रदर्शन किया और हंगामा काटा। एआरटीओ द्वारा किसान के मोटरसाइकिल का चालान करने पर काफ़ी तादाद में किसान एआरटीओ दफ्तर पर पहुंचे और नारेबाजी करने लगे।
किसानों ने आरोप लगाया कि किसान इस वक्त काफ़ी परेशान है, उसके बावजूद भी ARTO द्वारा किसानों के चालान काटे जा रहे हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ARTO द्वारा चालान काटे जा रहे हैं। 5,000 की मोटरसाइकिल, 13,000 का चालान, और ये होने देंगे हम। और वहाँ हमारे मंगलौर में तो होगा जी, वहाँ सब किसान इन्हें काटना तो अपना इधर काट लो हरिद्वार में, वहाँ इस तरह के चालान हम कटने देंगे। 100, 200 के 500 के चालान हो, 13,000 के चालान हो गए, ये बिल्कुल हम इसे सहन नहीं करेंगे। और इनके खिलाफ चाहे हमें धरना देना पड़ो, कुछ भी करना पड़ो, इनका दिमाग। ARTO दफ्तर में किसानों द्वारा प्रदर्शन करने पर कुछ देर तक दफ्तर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया गया कि यदि ARTO द्वारा चालान काटे गए तो किसानों का ARTO दफ्तर में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। NB के लिए मंगलौर से अकील अहमद। सरकार गरीबों को आसियाना देने की बात करती है और वह वादा करती है, लेकिन वादों का कहीं कोई हकीकत यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। गरीब गरीब ही बना हुआ है और उसको रहने की छत भी मैसर नहीं हो रही है। और ताज़ा मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के भैंसपुर ग्राम सभा का है, जहाँ पर दबंगों के द्वारा जो है कुछ दलित लोगों को जो है सैकड़ों की जो संख्या में है उनको आज गांव से निकाल दिया गया है। और आज वही दलित लोग जो है अपने पूरे परिवार, बच्चों और जानवरों के साथ, जो पालतू जानवर हैं उनके साथ जो है कोतवाली मुसाफिर खाना पहुंचे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रशासन उनको अभी तक नहीं न्याय दिला पाया है। अब ये देखने वाली बात होती है कि आखिर उनको प्रशासन न्याय दिला पाता है, उनको उनका छत दिला पाता है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो बात हुई है कि घरौनी देने की बात हुई है सभी ग्राम सभाओं में, जनपद के सभी ग्राम सभाओं में घरौनी की बात हुई थी कि सबको जिसका जहां पे आशियाना है वो जो है एक निश्चित कर दिया जाएगा। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि सभी गरीबों को जो है उनका आशियाना दिया जाए, लेकिन अभी तक इनको आशियाना क्यों नहीं मिला है, ये भी एक फिलहाल जाँच का विषय है। अब ये देखना होगा कि आखिर इनको न्याय किस प्रकार से मिल पाता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, NB न्यूज, अमेठी। चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर जो रोक लगाई गई थी वह आज पूरी तरीके से हटा दी गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड के नैनीताल के हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए यह रोक हटा दी है, जिसके चलते अब चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। जी हाँ, कोविड प्रोटोकॉल का आप पालन करते हुए ही चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज़ के लिए सागर रस्तोगी। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में जमीनी विवाद को लेकर आधा दर्जन दबंगों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में एक युवक की गोली लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में लेकर गई, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। गोलीकांड की घटना कासगंज जनपद के सिकंदरपुर वेस्ट थाना के गाँव नगला डम्बर की है। मृतक युवक का चाचा की माने तो उसका भतीजा 20 वर्षीय सुधीर पशुओं के तबेले में पड़ी चारवाई पर बैठा था, जहां पर जमीनी की रंजिश को मान रहे उरमान सिंह, किशनपाल, राजेश, ओमकार अन्य सहित आधा दर्जन लोगों ने उसे घेर लिया और नाजायज हथियारों से उस पर फायरिंग कर दी। इस फायरिंग की घटना में एक गोली सुधीर की कोख में जा लगी। उधर गोली की सूचना मिलते ही सिकंदरपुर वेस्ट की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और सुधीर को लेकर जिला अस्पताल के लिए रवाना हो गई, मगर सुधीर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं अगर पुलिस की माने तो SP रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया है कि टीमें गठित कर दी गई हैं और जांच में लगी हुई हैं। हत्या हुई है साहब, ये कल रात लगभग 11 बजे, 4 तारीख। ये गांव के लोग हैं जो मतलब जमीनी रंजिश चलती है, उसी के चलते इन लोगों ने हत्या की। ये हैं राजेश हैं, किशनपाल हैं और गांव के और भी लोग। क्या कार्रवाई की? पुलिस मौके पर गई और वहाँ से फिर लेके आई और फिर यहाँ मतलब जो कासगंज तक पहुँचाया है, हमारी हेल्प की है और अब तहरीर दे दी गई है। कासगंज से ANB न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। मथुरा
मथुरा जनपद के सीएमओ कार्यालय में कल 2 डॉक्टरों के बीच हुई मारपीट के मामले को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल के द्वारा जांच बैठा दी गई है। वहीं 3 डॉक्टरों पर कार्रवाई करते हुए उनको पद से हटा दिया गया है। वहीं मथुरा सीएमओ रचना गुप्ता को जांच सौंपी है। जिस तरह मथुरा जनपद में कल मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में डॉक्टरों के बीच विवाद हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया कि उसमें मारपीट लात मुँह से चलते रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। और वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल के द्वारा कार्रवाई की गई है और वहीं 3 डॉक्टरों को पद से हटा दिया गया है और उन पर जांच कमेटी बैठा दी गई है। और अब देखना है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। आए दिन सीएमओ कार्यालय विवादों में रहता है। अब देखना है कि मथुरा के जिलाधिकारी इन पर क्या कार्रवाई कर पाते हैं। तो ऑफिस में कुछ डॉक्टर्स के बीच में आपस में लड़ाई हो गई थी। मैं ऑफिस में उस वक्त नहीं थी, काम से बाहर गई हुई थी। मुझे आके पता चला कि कुछ डॉक्टर्स में आपस में कहासुनी हुई है, कुछ अपशब्दों का प्रयोग हुआ है और उसके बाद इन लोगों में लड़ाई हो गई थी। ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने इसमें जांच कमेटी बिठाकर इसकी जांच कराती हूँ किसकी गलती है। और ये हमारे विभाग का आंतरिक मामला है, ये हम आपस में इसको सुलटा लेंगे। आशा है ये जो भी इसमें विवाद रहा हो उसे शीघ्र ही सुलझा लिया जाए। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जिले में सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है। ताजा मामला रायबरेली जनपद के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के रहवा हरचंदपुर मार्ग का है, जहां बल्दूपुर गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवती की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज CSC हरचंदपुर में किया जा रहा है। मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं डंपर चालक को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। रीवा जिले में बैंकों के द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी का कार्य किया गया है और किसानों के खाते से जबरन पैसे काट लिए गए हैं, जबकि इसकी जानकारी किसानों को नहीं दी गई। पूरा मामला रीवा जिले के चाकघाट थाना अंतर्गत का है, जहां चाकघाट बाजार में स्थित मध्यांचल बैंक और यूनियन बैंक तथा SBI बैंक में कुछ पीड़ितों का पैसा अचानक कट गया। वहीं जब इस बात की जानकारी लेने के लिए पीड़ित बैंक पहुंचे तो बैंक के द्वारा कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित चाकघाट थाने पहुंचे और वहां पर मामला पंजीबद्ध करवाया है। हालांकि थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया कि पीड़ितों की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। वहीं थाना प्रभारी के द्वारा यह भी बताया गया कि किसी के खाते से 20,000, किसी के खाते से 15,000, किसी के खाते से 40,000, ऐसे करके टोटल 1,95,000 रुपए काटे गए हैं बैंकों के द्वारा। ये कोई घटना पहली नहीं है रीवा जिले में। रीवा जिले में ऐसी कई सारी घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं, लेकिन सही जांच न हो पाने के कारण और सही कार्यवाही न हो जाने के कारण हौसले बुलंद हैं और लगातार धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा है। इसको हम धोखाधड़ी ही नहीं कह सकते। बैंकों के द्वारा लगातार ये जो मनमानी चालू है, इस पर कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाँ, आज करीबन 2 बजे चाकघाट बैंक से करीब विभिन्न बैंकों से करीब 8 फरियादी थाने उपस्थित आकर शिकायत दर्ज कराए हैं कि इनके खाते से 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में अलग अलग खाता धारकों के खाते से किसी के में 40,000, किसी से 15,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000 रुपए की राशि आहरण हो गई है, जबकि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनके द्वारा राशि नहीं निकाली गई है। इस दौरान एकाध बार ही इनके द्वारा राशि निकाली गई है, किंतु 2 से अधिक बार किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा निकाल ली गई है। बैंक प्रबंधक इनको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे रहा है, जिसलिए थाने के द्वारा बैंक प्रबंधक को पत्र जारी किया गया है। जानकारी मिलते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या पीड़ितों का पैसा उन्हें वापस मिल पाएगा या फिर पीड़ित यूं ही दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर होते रहेंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। संभल में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से आगामी त्यौहार को लेकर के अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जहां पर कि आने जाने वाले यात्रियों को रोडवेज की ओर से अब सुविधाएं दी जाने की बात की जा रही है। बता दें कि संभल के परिवहन निगम चंदोसी स्टेशन मास्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि यहां पर 1950 में इस स्टेशन का निर्माण किया गया था, जिसमें कि पूरे दिन में बसों का जितना संचालन किया जाता था उतना अब 1 घंटे में संचालन किया जा रहा है। वहीं आने वाले त्यौहार को लेकर के यहां पर तैयारियां की जाती हैं, जहां पर बताया कि यात्रियों के लिए अब रोडवेज बसों में टूल बॉक्स का भी निर्माण किया गया है, जहां पर कोरोना जैसी के लेकर के मास्क तथा सुविधाओं को लेकर के भी व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। वहीं उन्होंने बताया कि यहां पर यात्री सेट का निर्माण कराया गया है, वहीं राज्य मंत्री के द्वारा निर्माण हुआ है और उसके बाद भी यहां पर कई ऐसे ऑफिस की व्यवस्था भी की जा रही है, लेकिन अभी भी पूर्णतः यहां पर अधूरे नज़र दिखाई दे रहे हैं। अनिल मिश्रा ने यह भी बताया कि यहाँ की चंदोसी नगर पालिका की ओर से लगातार लापरवाही देखी जा रही है, जहाँ पर कि बस स्टैंड को आने वाली बसों के नीचे लगातार सड़कों के किनारे पर पानी और जल भराव को देखा जाता है, जहां बसों को पहिए को लगातार जल भराव के चलते गड्ढों में से गुजरना पड़ता है। वहीं यात्री भी कड़ी मुश्किल का सामना करते हुए नजर आते हैं। अपने सहयोगी के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, एएनबी न्यूज़, संभल, उत्तर प्रदेश। इस समय हम भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुनुआ में खड़े हैं, जहां पे आज बॉर्डर को खोल दिया गया है आम आदमियों के लिए। वहीं यहां के नागरिक, यहां के लोग बताते हैं कि बॉर्डर खुलने से व्यापार पे भी बढ़िया असर पड़ा है। बॉर्डर खुलने से भारत और नेपाल के जो रिश्ते थे रोटी बेटी के, उससे भी काफ़ी मजबूती प्रदान हुई। और वहीं बॉर्डर खुलने से लोग काफ़ी खुशी दिखाई दे रहे हैं। उनकी अपनी खुशी का इजहार वो ढोल नगाड़े और हाथों में झंडे लेकर खुशी का इजहार करते हुए देखे गए। यहाँ के व्यापारी लोग बताते हैं कि 2 साल लगभग बॉर्डर बंद रहने से हम लोग भूखमरी के कगार पे आ गए थे, लेकिन आज से बॉर्डर खुल गया है, उससे हम काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और ये भविष्य में हमारे लिए अच्छा साबित होगा। व्यापारियों में जब भारत नेपाल की सीमा खुल चुकी है तो राहत, बहुत बड़ी राहत है। इससे हम लोग का व्यापार बढ़ेगा, हर चीज़ में वृद्धि होगी। खुशहाली का समय है, हम लोग बहुत खुश हैं कि नेपाल भारत का आवागमन खुल गया है और इससे हमारे दोनों पड़ोसी देश नेपाल रोटी बेटी का साथ है, इससे इसमें मजबूत। एएनबी न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर।  लखीमपुर बवाल के बाद अब सीतापुर में सियासत की हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें, मैं इस समय सीतापुर के बाईपास पे खड़ा हूँ, जहाँ पे बैरिकेडिंग पुलिस द्वारा लगा दी गई है। कोई भी स्थिति में प्रवेश वर्जित कर दिया गया, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी अंदर नहीं जा रहा है और ना पुलिसकर्मी जाने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो बैरिकेडिंग लगी गई, बाईपास से कोई भी गाड़ी सिटी के अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया गया। जब से ये पता चला है कि प्रियंका गांधी पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है 151, 107, 16 के तहत और अन्य 11 कार्यकर्ताओं को भी मुकदमा दर्ज किया गया है, तब से और जोर शोर से लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ता सीतापुर आ रहे हैं। और यहाँ तक कि पुलिस का अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन हरियाणा से भी पुलिस यहाँ पे आई है, मुतैया मुस्तैद है। सीतापुर पुलिस के कई थानों की पुलिस यहाँ पे नियुक्त है। अब ये देखना वाली बात होगी कि प्रियंका वाड्रा को जो अस्थायी जेल घोषित कर दिया है द्वितीय वाहिनी पीएससी में, उसमें कब तक रखते हैं और कब उनको रिहा करते हैं। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज़, सीतापुर। 50 किलोमीटर लंबा स्टेट हाईवे 91 पीडब्ल्यूडी विभाग की उदासीनता का शिकार हो गया है। दरअसल हमीरपुर को कालपी से जोड़ने वाला यह 50 किलोमीटर का स्टेट हाईवे किसी जमाने में एशिया की दूसरी सबसे खराब सड़कों में खिताब रखता था। अखिलेश राज में बना स्टेट हाईवे में आज 1 किलोमीटर लंबी दरार आ चुकी है। मुख्यालय में महज 1 किलोमीटर दूर स्थित
हमीरपुर जिले को जालौन जिले व दिल्ली नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे किसी बड़े हादसे का दावत देता दिखाई दे रहा है। करीब 1 साल पहले पीडब्ल्यूडी विभाग की उदासीनता का शिकार 4 लेन स्टेट हाईवे सिंगल लेन में सिकुड़कर रह गया है। वहीं एक तरफ बैरिकेड लगाकर रूट डाइवर्ट तो कर दिया गया है, लेकिन आने जाने अनजाने में छोटे 4 पहिया वाहन या 2 व्हीलर वाहन जिससे बड़े हादसे होने की आशंका बनी हुई है। मौत को दावत देता ये स्टेट हाईवे सैकड़ों लोगों की जान का दुश्मन बन सकता है। स्टेट हाईवे की ये तस्वीर विकासशील भारत के सपनों को तमाचा मारती नजर आ रही है। क्या होती है? ये रोड है एक लौता हाईवे है जो हमीरपुर से सीधा जालौन के लिए जोड़ता है और इसमें बच्चे भी निकलते हैं, हम लोग भी निकलते हैं। ये रोड 2 होने के कारण पहले 2 था, आज सिंगल हो चुका है, जिस कारण पूरा हाईवे सुकड़ कर एक तरह हो गया है। और जब भी बच्चे निकलते हैं और एक तो गाड़ी वाले ना स्लो करते हैं ना कुछ करते हैं, गाड़ियाँ इतनी तेज़ से निकलती है। अभी कुछ ही दिन पहले इसी रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिस पे ये करीबन 1 साल से ख़राब पड़ा हुआ है। इसकी सुनवाई भी नहीं हो रही, इसका कुछ हो भी नहीं रहा। क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस हाईवे को इतना अच्छा बना सकें कि किसी बच्चे का या किसी की जान ना जाए तो ज़्यादा अच्छा। हमीरपुर से सीलू निषाद, एएनबी न्यूज़। इंदौर जिले के भानपा पुलिस ने 14 वर्षीय बालिका की हत्या का किया खुलासा। सगी भाभी निकली हत्यारा। भानपा पुलिस ने महज 48 घंटों में किया आरोपी को गिरफ्तार। गौरतलब है कि आपको बता दें कि मृतक हर्षिता की भाभी निकली हत्यारंग। भाभी को उसने अपने ससुर के साथ देख लिया था, इसकी वजह से भाभी ने एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरे गुनाह को कर डाला। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। 7 बजे उसकी माँ मिर्ची लेने चली गई और उसने बोला कि हर्षिता अपन लोग आग मिचोली पकड़ा दकड़ी खेले। उस बहाने उसने सफ़ेद गमछा था, उस लड़की के आंखों पे पट्टी बांध के और उसमें घुसाया। उसने चाकू से एकदम वार करा बताया उसने नाक में और गले में, और लड़की एकदम घबरा गई। तो वो जो खींचा उसके गले में वो पट्टी आ गई, उसने जोर से उसको कस दिया। कसने के बाद बेहोश होते ही वो लड़की ने तत्काल उसको घींच के उस कुएं में डाल के उसकी हत्या कर दी। एएनबी न्यूज़ से कैमरामैन सत्यनारायण बेरगी के साथ दीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।